नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये हमारा है रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन। खर्चा खर्चा पानी में हम तमाम चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। क्या घटा, कैसे घटा, क्यों घटा और कैसे ये घटना या दुर्घटना बचाई जा सकती है। सरकारों को, अथॉरिटीज को करना क्या चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। और इन सब चीजों के बीच में कभी कभी नोबेल प्राइज, जिसको नोबेल प्राइज नहीं कहा जाना चाहिए, वो भी अनाउंस हो जाते हैं। और जीएसटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस होने लगते हैं और कहा जाता है कि कोल वाली जो पूरी मुसीबत है, कोयले वाली पूरी मुसीबत है, उसमें भी सरकार कुछ कुछ कदम उठा रही है। और आज इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, इन सब टॉपिक्स पे बातचीत करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं उदित मिश्रा, इंडियन एक्सप्रेस से। कैसे हैं? नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो जी, सबसे पहले किस पे बात करें, आप बताइए। मेरे ख्याल से नोबेल से शुरू करते हैं, क्योंकि इस बारी का नोबेल ठेठ खर्चा पानी के इशू पे है। अच्छा, ठीक है। तो इकोनॉमी का पुरस्कार, जिसको सीरियस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अगर मेरा उच्चारण गलत ना हो तो उसे अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिसको चलताऊ भाषा में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। सबसे पहला सवाल, ये नोबेल प्राइज है कि नहीं है? देखिए, अगर बिल्कुल टेक्निकली बात करें तो ये नोबेल प्राइज नहीं है, क्योंकि ये उस एकेडमी या उस वहां से इनका पैसा नहीं आता। इसका पैसा जो आता है वो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा इसका प्रोवाइड करता है। 8.6 करोड़ पैसा मिलता है इसमें। 3 लोगों को मिला है तो वैसे डिवाइड होगा, लेकिन इसका पैसा आता है स्वीडन के सेंट्रल बैंक से। और ये उस एकेडमी का पैसा नहीं है, लेकिन उसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में बोला जाता है, इसलिए ओवर टाइम इसे बोलने लग गए हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल है। अच्छा। मैंने इस पे एक पीस भी लिखा है एक्सप्रेस में कि इसके जो स्टार्टिंग है, पॉलिटिकल स्टार्टिंग है इकोनॉमिक्स नोबेल की। वहां का स्वीडन का सेंट्रल बैंक, स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उनकी और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर की काफी 36 का आंकड़ा था, और कैसे सेंट्रल बैंक चलाया जाए इस पे बहुत जद्दोजहद थी। और उस चक्कर में उन्होंने ये प्राइज शुरू करा था और इसको लिंक करा था अल्फ्रेड नोबेल वगैरह से, ताकि ये ऐसा लगे कि हम साइंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे थोड़ा पॉलिटिकल उद्देश्य भी था कि कुछ मार्केट इकोनॉमिक्स भी आए स्वीडन में। बड़ा लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमिक्स चल रही थी। ये इसके पीछे की थोड़ी कथा है। तो जैसा उदित जी बता रहे थे कि टेक्निकली ये नोबेल नहीं है, फिर भी ये नोबेल है। क्यों है, कैसे है, तो ये सारी चीजें हैं ही हैं। लेकिन इन सबके बीच में मजेदार ये है कि जिन 3 लोगों को मिला है और किन कारणों से मिला है। 3 नाम जो आए हैं इसमें, इस बार मिल दिया गया है। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिश और गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस। यही नाम है तीनों। और सबसे पहला सवाल, प्राइज मनी है 8.5 करोड़ रुपए। प्राइज मनी का मुद्दा बाद में आता है, काम पहले देखा जाता है। क्यों दिया गया? तो इन तीनों लोगों ने मिल के और अलग अलग बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन करा है लेबर इकोनॉमिक्स में। और ऐसी कई क्वेश्चंस को इन्होंने आंसर करा है और आंसर करने में मदद करी है, जो हमारे आसपास हर तरफ दिखते रहते हैं हमेशा से। मतलब वो क्वेश्चंस कभी गए नहीं है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं जो पिछले 1.5-2 साल में फिर से बढ़े हैं? माइग्रेशन पे मुद्दा होता है। अक्सर हम सुनते हैं, अपनी ही कंट्री में हम सुनते हैं कि बिहार का आदमी जब मुंबई जाता है तो कहते हैं कि वो यहाँ का जॉब ले लिया, मुंबई का जॉब ले लिया। और काफी बहुत दिक्कत होती है लोगों में, आपस में स्टेट्स में झगड़ा होता है। अभी हम हाल फिलहाल में हमने देखा था कि हरियाणा ने एक लॉ निकाला है कि बाहर के लोग जॉब नहीं ले पाएंगे, माइग्रेंट्स जॉब नहीं ले पाएंगे। एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे 50,000 कुछ था। मतलब बेसिकली पुअर माइग्रेंट जो होगा, गरीब माइग्रेंट यूपी बिहार का जो होगा, वो हरियाणा में जॉब नहीं ले पाएगा। तो ऐसा क्यों करा? वो वही मुद्दा है। तो उसके पीछे सवाल ये होता है कि जो माइग्रेंट है वो आके यहाँ का जॉब ले लेगा, यहाँ वेजेस कम हो जाएंगी क्योंकि ज्यादा लोग होंगे, जॉब्स खत्म हो जाएंगे। और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है। पूरा ब्रेक्जिट मामला अगर आप देख लें, इसी पे हुआ था। यूएस में कितना झमेला चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी
कि बेसिस ही ये थी कि ना किसी को आने देंगे और ये नहीं करेंगे, वो पूरा वॉल वाला जो प्रोपेगेंडा था उनका, पूरा यूएस चाइना, मतलब ये एक ऐसा स्टैंड है, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत समय से है, और ये कोई आज का नहीं है, पिछले 20 साल का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। ये हमेशा से चीजें ये ऐसे ही चलती हैं कि बाहर का आदमी अंदर आ रहा है तो वो क्या करेगा, हमारा जॉब चला जाएगा, हमारी तनख्वाह कम हो जाएगी। तो सवाल इस तरीके के हैं कि क्या सचमुच में ऐसा होगा कि तनख्वाहें कम हो जाएंगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगे? या एक और आप सवाल देख लें कि मिनिमम वेजेस पे बात करते हैं, तो जनरल हम लोगों को जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई थी मेन स्ट्रीम, वो यही कहती है कि अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ा देंगे तो उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ा देंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएंगी, तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जो फर्म होगी, जो कंपनी होगी, वो कहेगी भाई अगर हमें पहले हम 100 रुपए दे रहे थे, अब हम उसमें 10 लोग पहले देते थे नौकरी, अब हम उसमें सिर्फ 8 ही लोगों को दे पाएंगे क्योंकि आपने तनख्वाह बढ़ा दी। तो टिपिकली आप कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो इन लोगों का जो जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने अपने काम में इस तरह के कई क्वेश्चंस को परखा और पाया, विद डेटा समझाया और दिखाया कि ये सही नहीं है, ये धारणाएं हमेशा सही नहीं होती। तो अच्छा। इसमें ये बड़ा मुश्किल काम है, आप कैसे दिखाएंगे? मतलब जैसे एक और सवाल इस तरीके का हो गया कि बच्चों की पढ़ाई पे जो खर्चा किया जाता है उससे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है? अब दिक्कत इन सारी चीजों में, ऐसे किसी सवाल में ये होती है दो तरीके की। एक तो ये कि एक चीज जो बोली जाती है कि कोरिलेशन इज नॉट कॉजालिटी। तो आप अक्सर देखेंगे कि लोग कहते हैं हमने वहां पे देखा था कि मिनिमम वेजेस बढ़ा दी गई और एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो ये कोरिलेशन हुआ, ये मतलब ये हुआ कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे। लेकिन कॉजालिटी ये होती है कि आप ये कहें कि क्योंकि मिनिमम वेजेस बढ़ी इसलिए एम्प्लॉयमेंट घटा, अगर आप सही तरीके से कह पाए। अदरवाइज तो कोरिलेशन है, और कोरिलेशन ये भी हो सकता है, मैं स्प्यूरियस कोरिलेशंस देख रहा था वेब पे, आपको हर तरह के अच्छा। कोरिलेशन मिलेंगे कि जितनी बारी ब्रैड पिट की मूवी आई तो आइसक्रीम सेल्स, ये दोनों कोरिलेटेड होंगे। अब उसका कोई सचमुच में लिंक नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शाहरुख खान की मूवी जब चलती है तो लोगों की लिफ्ट में हत्याएं होती हैं, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं होगा। तो इन्होंने एक चीज तो ये करी कि इस बात को क्वेश्चन करा कि क्या जो आप कोरिलेशन दिखा रहे हैं वो सचमुच में कॉजालिटी है, क्या उससे सचमुच में ऐसा होता है कि ए और बी चीजें हो रही हैं, ये तो एक चीज हुई, और ए दो बी को करवाता है, ए के होने से बी होता है, ये दूसरी चीज हुई। और ये साइंस में आप कैसे जानेंगे? तो और दूसरा चीज इन्होंने ये करी कि क्योंकि इस तरह का चीज करने का, इसको आप कैसे पता करें? आप ये तो नहीं कर सकते कि बच्चों को कहें कि 50 बच्चों को हम पढ़ाई नहीं कराएंगे और 50 को पढ़ाई कराएंगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि हम माइग्रेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे जाना कहीं पे, या आप ये नहीं कहेंगे कि हम कुछ की मिनिमम वेजेस बढ़ाएंगे, सिद्धांत की बढ़ाएंगे, उदित मिश्रा की नहीं बढ़ाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। तो डेविड कार्ड जो इसमें जो प्रथम जो विजेता हैं जिन्हें आधा प्राइज मनी मिलेगा, उन्होंने ये करा कि उन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स देखने शुरू करे। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स ये होते हैं कि ये इस तरह का, हम तो बांट नहीं सकते लोगों को, लेकिन कभी कभी स्थिति परिस्थिति लोगों को बांट देती है। और इसके दो उदाहरण उन्होंने, जिन पे उन्होंने काम किया, जो बड़ा नामी काम है, एक तो ये कि 1980s में क्यूबा ने अलाउ कर दिया था कि एक फॉर सम टाइम उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो यूएस जाना चाहता है चला जाए, माइग्रेट करना चाहता है यूएस चला जाए। तो मिलियंस में वो चले गए मियामी, जो यूएस का शहर है। तो डेविड कार्ड ने पढ़ना शुरू करा कि अच्छा यहाँ से माइग्रेंट आ रहे हैं, तो मायामी और उसके 4-5 के आसपास के शहरों में देखते हैं कि मायामी वर्सेस बाकी सारे शहरों में, क्या मायामी में ऐसा हुआ कि यहाँ के गरीब लोगों के जॉब खत्म हो गए, यहाँ के गरीब लोगों की वेजेस कम हो गई? क्या ऐसा हुआ जो हमेशा बोला जाता है? और उनकी रिसर्च ने दिखाया कि ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं हुआ कि मायामी में एम्प्लॉयमेंट कम हो गया या वेजेस कम हो गई। और ये आप ऐसे कह पाए क्योंकि बाकी 4 शहरों में जो अगल बगल थे वहां पे से कंपेयर करा आपने कि वहां पे नहीं गए थे लोग, लेकिन वहां पे भी जो स्थिति थी वही मियामी में थी। तो मतलब कॉजालिटी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
जी। कि ऊपर नीचे जो हो रहा है वो कॉजालिटी माइग्रेंट की वजह से नहीं है। तो ये बड़ा एक मैसिव स्टडी थी। एक इसी तरीके की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है 1992 की डेविड कार्ड की, कि जहां पे न्यू जर्सी एक स्टेट है, उसने यूएस में उसने अपना मिनिमम वेजेस बढ़ाए रेस्टोरेंट वर्कर्स के लिए। जी। इसी तरीके से एक उनकी दूसरी स्टडी है 1992 की, बड़ी कमाल की स्टडी है। उसमें उन्होंने देखा एक और नेचुरल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा कि न्यू जर्सी एक स्टेट है यूएस में, उसने अपनी रेस्टोरेंट वर्कर्स की मिनिमम वेजेस बढ़ा दी बाय लॉ। कह दिया कि $4.7 की जगह $5.5 मिलेगा आपको। तो इन्होंने करा कि इन्होंने देखा कि न्यू जर्सी के जो नेबरिंग एरियाज हैं, जैसे ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया है, उससे कंपेयर कर लिया। तो ये आपको एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जैसी सिचुएशन दिख गई। मतलब एक जगह चेंज आया है, एक जगह कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बिल्कुल बगल बगल में रह रहे हैं, बाउंड्री तो पेपर पे खींची हुई है। तो उन्होंने देखा कि नॉर्मल कोर्स में थ्योरी ये बोलती थी कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिनिमम वेजेस कहीं पे बढ़े हैं तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा। तो अब ये कॉजालिटी ढूंढने के लिए कि कॉजालिटी है कि नहीं, इसी से होता है कि नहीं, इन्होंने कंपेयर करा कि ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया जो नेबरिंग एरिया है उसमें क्या हुआ, वहां तो कुछ नहीं बढ़ा था, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ। और इनकी रिसर्च ने दिखाया कि नहीं होता ऐसा, मिनिमम वेज बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट डाउन नहीं होता। अब इस ये दो इनके डेविड कार्ड के हैं, और मैं इसका डेविड कार्ड इंडिया वाले। का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं बाद में आऊंगा। एक एंग्रिस्ट और इम्बेंस का भी एक उदाहरण दे दूं कि बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्च करना चाहिए। हम लोग आए दिन बात करते रहते हैं बजट एलोकेशन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पे खर्च करना चाहिए, उस पे खर्च करना चाहिए। और हम एजुकेशन और हेल्थ और इस सब पे एलोकेशन को ऐसे देखते हैं कि यार ये पैसा तो जाया है, कहाँ जा रहा है। आई मीन रोड बना दो, रोड बनाने से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट है। अब इन्होंने रिसर्च में दिखाया कि जो बच्चे 11 साल की एजुकेशन पाते हैं, मान लीजिए क्लास फर्स्ट से क्लास 11 तक, एज अगेंस्ट जो बच्चे 12 साल की एजुकेशन पाते हैं और जो बच्चे 16 साल की एजुकेशन पाते हैं, ठीक। तो इन्होंने चार्ट करा कि उनकी इनकम्स कितनी बढ़ती। तो इन्होंने दिखाया अपनी रिसर्च से कि जो 11 साल के एजुकेशन पाते हैं और जो 12 साल की पाते हैं, उसमें जो 12 साल वाले हैं उनकी उनकी इनकम्स 12% ज्यादा होती हैं 11 साल वालों से, और जो 16 साल की एजुकेशन पाते हैं उनकी इनकम 65% ज्यादा होती है 11 साल वालों से। जो इनकम ज्यादा होने की बात है, वो एक तो चीज ये है कि उस आदमी की आपने जिंदगी सुधारी। दूसरा, जब उसकी इनकम ज्यादा होगी तो ये जो पैसा आज आप खर्च कर रहे हैं, ये थ्रू टैक्सेस, थ्रू कंजम्पशन, वो वापस आएगा इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है कि कहीं चला जाएगा। जी। तो एक इन्होंने एक अपनी रिसर्च से सिद्ध करा कि हाँ, इससे पैसा डालने से फायदा होता है। हम हर चीज में कहते हैं ना, रोड बनाने से क्या फायदा है, फलाना में क्या फायदा है। और एजुकेशन और हेल्थ पे अक्सर पिछले साल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ में बजट काट दिया था। महामारी के बीच में उन्होंने बजट काट दिया था 10%। जी। तो अ, ये मानसिकता हमारी कि हम हेल्थ और एजुकेशन को इतनी हल्के में ले लेते हैं, उसको ये ऐसी चीजें तोड़ती हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझना चाहें तो बड़ा कमाल का है, क्योंकि इनमें से ये सारी चीजें हम तो अपने देश में देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बिहार और यूपी का आदमी मुंबई में आके परेशान हो रहा है क्योंकि वो माइग्रेंट देख रहा है, उससे हरियाणा वाले को नहीं अलाउ कर रहे। इनफैक्ट इवन झारखंड ने एक लॉ निकाल दिया है कि हम बाहर वालों को नहीं अलाउ करेंगे। और इस जी। तरीके के प्रेशर्स अक्रॉस द स्टेट आप देखें, पॉलिटिकल प्रेशर्स अब बढ़ रहे हैं। हर जगह रिजर्वेशन और लोकल सन ऑफ द सॉइल वाला आर्गुमेंट आ रहा है, हर जगह हो रहा है। और हर जी। जगह आर्गुमेंट यही है, थिंकिंग यही है कि बाहर का आदमी आके हमारा जॉब ले जाएगा, बाहर का आदमी आके हमारी तनख्वाह कम कर देगा क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सचमुच में सच है? कार्ड और एंग्रिस्ट और एम्बेंस की जो रिसर्च है वो दिखाती है कि ये सही नहीं है। ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उसको रिसर्च करके दिखाइए, या तो नहीं तो ऐसे मत मानिए। उसी तरीके से मिनिमम वेजेस, इंडिया में आज नेशनल मिनिमम वेज 180 रुपए प्रतिदिन है। ये नेशनल मिनिमम वेज है। ये मैं इसमें कहीं नहीं जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इस समय किसी गांव जिले में आदमी खड़ा हुआ 180 पा रहा होगा कि 34 ही पा रहा होगा।
इसमें तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जो सिद्ध वेज है गवर्नमेंट की बनाई हुई, वो 180 रुपए प्रतिदिन है। अब आप बता दीजिए, और हमारे सारे जितने व्यूअर्स हैं वो देख के बता सकते हैं कि 180 रुपए में क्या होता होगा, क्या हो सकता है। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि पिछले साल आपको याद होगा कई स्टेट्स ने, यूपी जैसी बड़ी स्टेट ने लेबर लॉ रिफॉर्म कहा था, कोट एंड कोट रिफॉर्म, जी कहा था, रिफॉर्म कर दिया। और रिफॉर्म में क्या कर दिया, मिनिमम वेज एक्ट तक हटा दिया, सारे लॉ सस्पेंड कर दिए। और किस बेसिस पे करे, इस बेसिस पे करे कि इससे जो है ग्रोथ होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि एक गलत धारणा जो पहले से चली आ रही है, बिना समझ बूझ के, बिना रिसर्च जाने हुए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। कि आप लॉ निकाल सकते हैं कि मिनिमम वेज का एक्ट था, आपने उसे सस्पेंड कर दिया ये कह के कि अभी मिनिमम वेज नहीं मिलेगी, इस बेसिस पे कि मिनिमम वेज बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट गिर जाता है, तो यानी मिनिमम वेज हटाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ जो मानसिकता है, वो अभी भी उतनी पढ़ाई लिखाई, समझ और रिसर्च क्या बोल रही है उसकी नहीं हुई है। हमारी पॉलिसी मेकिंग जिसे कहते हैं उतनी इन्फॉर्म्ड नहीं है। जी। अदरवाइज अगर होती तो हम चाहते कि हमारी मिनिमम वेजेस बढ़ें, और इतनी जरूर बढ़ें कि एक बेसिक लेवल पे आदमी जी पाए। और इसमें इकोनॉमी का मैं एक वो एंगल बता दूं कि जैसा मैंने पिछली बारी भी बोला था कि 90% हमारा जॉब जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पे मिनिमम वेज लॉ का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अगर आप अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक वेज कोड ला रहे हैं जिसमें जिसमें जो मिनिमम वेज हम तय करेंगे वो इनफॉर्मल सेक्टर पे भी लागू होगा। लागू होने के क्या झमेले होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे लोग सचमुच में सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं, खासतौर से कोविड के टाइम में, वैसे भी परेशान थे, कोविड टाइम में तो उनकी बिल्कुल ही हालत खस्ता हो गई, कि वो उन लोगों को आप कुछ सकर दे पाए, कुछ पैसा दे पाए कि भाई चलो इतना तो मिनिमम आप कमाओगे। ठीक, और हम बात करते रहते हैं एग्रीगेट डिमांड की कमी की इस कंट्री में, राइट। आज आमतौर पे आप सुनते रहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है इस समय कंट्री में। और उसका सबसे बढ़िया मानक होता है कि आप क्रेडिट ग्रोथ देख लीजिए कंपनीज की, कि कितना वो लोन ले रहे हैं, या प्लांट लोड फैक्टर या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख लीजिए कंपनीज का, कि वो अपनी फैक्ट्री कितने लोड पे चला रहे हैं। अगर वो 70-75 से कम चला रहे हैं तो यानी कोई डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, डिमांड की कमी है। अब ये डिमांड की कमी जो है वो कहाँ से है? मेरी और आपकी डिमांड की कमी तो नहीं है, हम तो वैसे भी जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं जैसे हमारी चल रही थी, हमने अपना खाना पीना बहुत नहीं बदला है। जो सबसे ज्यादा पिटा है वो गरीब पिटा है। तो वो जो डिमांड की कमी है वो कम हो सकती है अगर आप मिनिमम वेजेस थोड़ी सुधार दें। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है नोबेल का हमारी कंट्री के लिए, कि इससे बहुत सारी पॉलिसीज बदल सकती हैं अगर हम इनकी रिसर्च पे ध्यान दें। काफी लंबी बातचीत हो गई नोबेल के इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी के नोबेल प्राइज पे, कोट एंड कोट नोबेल प्राइज कहा जाए कि ना कहा जाए, वहां पर भी बातचीत हुई। अब अगली खबर चलते हैं जीएसटी। जीएसटी की खबर ये है कि जीएसटी जब आया था तो उस आने में एक टेक थी, एक नारा था, वन नेशन वन टैक्स। संसद भवन को सजाया गया था, एक लंबा चौड़ा जलसा हुआ था, देश को एक नई आजादी किस्म की, टैक्स के पूरे कठिन सिस्टम से आजादी किस्म का एक पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ था चारों ओर, कि एक नया देश, नया टैक्स और एक टैक्स होगा। आते ही लेकिन पता नहीं उदित जी आपकी तरफ ये शब्द है कि नहीं, लेकिन मेरी तरफ ये शब्द चलता है छछंद। बिल्कुल। तो हाँ, वो टैक्स सिस्टम पूरा छछंद में चला गया। मतलब उसमें 4 स्लैब हो गए, और 5, 12, 18, 28, और उसमें कितने सारे परिवर्तन होते रहे। जीएसटी काउंसिल जब बनी और काउंसिल में धीरे धीरे पावर शिफ्ट होना जब शुरू हुआ, जब नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स का दबदबा और राज्यों में से बीजेपी की सरकार गई और नॉन बीजेपी सरकारें आई, तो जीएसटी काउंसिल का पूरा बैलेंस एकदम अलग तरीके से बदल गया। और कहा जाने लगा जिस पर्पस के लिए जीएसटी आई थी उसने सॉल्व नहीं किया। जाहिर सी बात है एक डिवास्टेटिव इवेंट था इकोनॉमी के लिए। नोटबंदी के बाद एक सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला इवेंट था जीएसटी का इंट्रोडक्शन। और अब ये सुनने में आ रहा है कि सरकार इसमें कुछ चेंजेस करने वाली है दिसंबर में। कई जगह खबरें हैं, ईटी में भी है, मिंट में भी है, 2-3 जगहों पे है। सरकार
दिसंबर में होने वाली मीटिंग में जीएसटी में परिवर्तन करने वाली है। बड़े परिवर्तन क्या होंगे? शायद टैक्स स्लैब घटा सकती है सरकार। 5% का 6% होगा, 12% का 13%। पुलिस जी, देखिए, जीएसटी जो है ना, ये आने वाले समय में, अभी तो उतने खुल के लोग लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये एक तरह का उदाहरण होगा कि पॉलिसी रिफॉर्म कैसे ना किया जाए। ये इतना इतना विभत्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है लोगों की आम जिंदगी के साथ। जीएसटी अपने आप में एक बड़ा सुलझा हुआ आइडिया है, जैसा आपने कहा, वन नेशन वन टैक्स। मैं इस बात पे जा ही नहीं रहा हूँ कि जीएसटी के नेगेटिव्स क्या हैं। जब हम वन नेशन वन टैक्स कहते हैं तो आप ये मजबूर कर रहे हैं कि उत्तराखंड और झारखंड और तमिलनाडु सब एक लेवल पे टैक्स करें। उत्तराखंड हो सकता है आज से 10 साल बाद, हो सकता है कुछ स्टेट से खड़ी होके कहें कि भाई मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो झारखंड या तमिलनाडु के पास है, तो मुझे टैक्स का बेनिफिट देने दो। मेरे पास मान लो पहाड़ है और मैं पहाड़ में इंडस्ट्री लगवाना चाहता हूँ, तो मैं टैक्स का बेनिफिट दे सकता हूँ, मुझे देने दो। तो टैक्स की जो एक तरह की सॉवरेनिटी थी स्टेट्स की, वो चली गई। तो बहरहाल मैं उस पर ना भी जाऊं, हम इस बात पे देख लें कि एक टैक्स होगा और कितना सब कुछ सुधर जाएगा। तो उसके दो फायदे थे जीएसटी के आने वाले। एक तो ये कि टैक्स, हमको बताया गया था, आप लोगों को याद होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन खत्म हो जाएगा, ये बोला गया था। ठीक, कि एक टैक्स पे टैक्स हो रहा था, फिर उस टैक्स पे एक और टैक्स लग रहा था, अब एक ही टैक्स होगा और कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा एक आ गया था, टैक्स का जो मामला है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब जो टैक्स भर्ती देना आना वो सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि जो ये पूरी धारणा है रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स की, वो अपने आप में ये मानती है कि जो पहले आपका कैस्केडिंग इफेक्ट था टैक्स का, कि एक टैक्स से 2 रुपया हुआ, उसके ऊपर फिर एक और टैक्स लगा, फिर 3 रुपया हुआ, और फिर उस पर एक और टैक्स लगा, और फिर 5 रुपया हो गई पूरी प्राइस। अब आप कर रहे हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल बनाने के चक्कर में आप ऐसा लेवल ऑफ टैक्स लगा रहे हैं जीएसटी पे कि वो 5 रुपया ही बना रहे, ताकि आप उतना टैक्स उठा पाए। लेकिन इससे फायदा कहाँ हुआ? फायदा तो जीएसटी का तब होना था अगर आप ये कहते, एक उदाहरण के तौर पे मानिए कि आप ये कहते कि हर चीज, इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में हर चीज पे 5% होगा। चाहे आप मर्सिडीज खरीदिए, चाहे आप साबुन की टिकिया, आप 5% टैक्स देंगे। यूनिफॉर्म तो टैक्स इससे हो क्या गया। होता? हाँ, यूनिफॉर्म टैक्स होता। तो इससे क्या होता? कुछ लोग मर्सिडीज ज्यादा खरीद लेते, कुछ लोग मारुति की बड़ी गाड़ियां ज्यादा खरीद लेते, उससे भी फायदा हम ही को होता। उसके शोरूम होते, उस शोरूम में दरबान की भी नौकरी होती है और मैनेजर की भी नौकरी होती है, हमें सिर्फ फायदा ही होता उससे। हमारा कंजम्पशन बढ़ता अगर हम टैक्स कम करते। मान लीजिए आज हम इस झंझट में ना पड़े होते कि कितना टैक्स लगेगा, रेवेन्यू न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, तो हम कम कर सकते थे टैक्स, सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब पिछले जब से जीएसटी आया, हम पहला 1-2 साल अगर मान भी लें कि एडजस्टमेंट के लिए चाहिए था, तो उसके बावजूद वो समस्याएं टैक्स पेमेंट की, रिफंड की बनी हुई हैं और लोग खूब परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसको इस और एक और चीज जो बोली गई थी, जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई थी, उसकी धारणा ये थी कि आप टैक्स के डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। जीएसटी काउंसिल का पूरा इशू ही ये है जी। कि आप टैक्स के इश्यूज पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। आप ये हर तीसरे चौथे महीने उसको दाएं बाएं नहीं करते रहेंगे, आज इसको कम कर दो, आज उसको बढ़ा दो। मान लीजिए आपको लगा प्रेशर कुकर तमिलनाडु में ज्यादा बिकते हैं, तो आपने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग लगाई हो, कहा प्रेशर कुकर पे अब से जो है रेट 5% हो गया। फिर आप यूपी का चुनाव आने लग गया, तो आपने कहा यहाँ पे यू नो फलाना चीज खाई जाती है, तो चीज पनीर पे हमने टैक्स कम कर दिया। इस तरीके से आप ये सिस्टम नहीं रन कर सकते। तो जहां तक ये फिर से एक और दिसंबर में ट्वीक करने की बात है, मुझे लगता है कि उसका सीधा लिंक जो है, हम सब समझ सकते हैं, फरवरी मार्च में इलेक्शन है, तो और बड़े उससे बड़े चुनाव है उस और बड़े चुनाव हैं, तो उससे संबंधित कुछ चेंजेस होंगे, आपको कुछ रिलीफ देनी होगी, आप उसमें दाएं बाएं करके कुछ करेंगे। इसका मुझे इतने समय से जितना मैं कवर कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिफॉर्म से कोई रिलेशन है।
There is no reform in this. In any case, indirect taxation regressive होता है, इसीलिए उसे कम होना चाहिए। अगर आपको पैसा उठाना है गवर्नमेंट को तो डायरेक्ट टैक्स से उठाना चाहिए। उसे कहना चाहिए अच्छा उदित मिश्रा बहुत बड़े करोड़पति हैं तो इनसे पैसा ज्यादा लेंगे, और अगर फलाना जो है बड़े पुअर हैं, बड़े गरीब हैं तो उनसे कम लेंगे। अगर आप साबुन की टिकिया पे 28% टैक्स लगा देंगे तो अमीर आदमी तो दे देगा, गरीब आदमी नहीं दे पाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी अच्छे सिस्टम में, अच्छे टैक्स सिस्टम की एक अच्छी परख ये होगी कि वहां पे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम लेती हो परसेंटेज, और डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा आते हो, कहीं ज्यादा आते हो। लेकिन हमने देखा है कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स कट किया 2019 में, वो पैसा सीधा कंपनीज के पॉकेट में चला गया। उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, उन्होंने उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए। अब 1.5 साल से हम सुन रहे हैं स्टॉक मार्केट बढ़ रही है क्योंकि कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ गए। वो बेसिकली 1.5-2 लाख रुपया पैसा इधर से उधर आ गया जो गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था, और आपको हेल्थ का बजट काटना नहीं पड़ता जो 10% आप हेल्थ बजट काट के बैठे हुए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रिफॉर्म है। आई थिंक ये ज्यादा इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। और हमारे यहाँ तो जीएसटी के रेट्स, पनीर एसी में बेचा जा रहा है कि एसी के बाहर बेचा जा रहा है, उस पर अलग अलग रेट होते हैं, तो उसी तरीके का कुछ और खिलवाड़ की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कोयले की किल्लत से जुड़ी हुई। सरकार तो कह रही है कि साहब दिक्कत नहीं है, वहीं सरकार ने, पावर मिनिस्ट्री ने, प्रहलाद जोशी ने कहा, मतलब मैं तो इस पे एक टसल की भी बातचीत आपसे पूछूंगा कि अगर ऐसा कोई टसल देखने को मिलता है क्या, उस पर आप बताइएगा। मैं प्रहलाद जोशी ने कहा कि साहब कोई किल्लत नहीं है, 24 दिनों तक की डिमांड पूरी की जा सकती है। और पावर मिनिस्ट्री आरके सिंह ने 4 राज्यों को नोटिस पकड़ा दिया, इसमें महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और राजस्थान है कि साहब आपके कोयले के हिसाब किताब बहुत लंबे चौड़े हो गए। मतलब गिना जाए तो महाराष्ट्र के लगभग 3100 करोड़ रुपए हैं, और राजस्थान के 774, यूपी के 2700 करोड़ रुपए, और तमिलनाडु के 1281 करोड़ रुपए। लंबा चौड़ा ड्यू है इन लोगों का। तो सबसे पहली बात, आरके सिंह का आपको याद होगा एक्सप्रेस में ही एक बयान आया था, फार बियॉन्ड नॉर्मल, और इतना कम बफर कभी नहीं बचा, और प्रहलाद जोशी कह रहे हैं ये। तो क्या सरकार के 2 मंत्रालयों में झगड़ा चल रहा है क्या कोल वाली सिचुएशन को लेकर? मेरे ख्याल में ये झगड़े का स्थिति नहीं है, ये सिर्फ लोगों को अलग अलग बयान देने की बात है। और ऐसी किसी चीज में जब भी ऐसी न्यूज आए तो थोड़ा गूगल का प्रयोग करके अगर हम देखें तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलती हैं। जैसे 2016 में पावर मिनिस्टर थे पीयूष गोयल उस समय, उन्होंने कहा था कि हम अपने सारे इंपोर्ट्स खत्म कर देंगे, इंडिया इंपोर्ट करना ही बंद कर देगा। इस समय हम 33% इंपोर्ट करते हैं कोल, बावजूद इसके कि हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास 4थे या 5वें सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, हम 33% कोल इंपोर्ट करते हैं। 2016 में उन्होंने ये कहा था। अगर आप और पलट के देखें 2019, 2020, इस साल के अप्रैल की स्टोरीज अगर आप देखें तो उन सब में दिख रहा है कि कोल स्टॉक्स जो हैं कम चल रहे हैं। अप्रैल की मैंने स्टोरी देखी, अप्रैल मई की, उसमें था कि कुछ कोल स्टॉक्स की कमी हो रही है, दिक्कत बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दिक्कत पहली बात जो आई है वो बिल्कुल ही अज्ञात थी, मतलब पानी बरस गया। बोला जा रहा है कि एक बड़ा रीजन, 2-3 बड़े रीजन बताए जा रहे हैं, वो ये है कि बहुत सारा पानी बरस गया और सप्लाई नहीं हो पाया, माइनिंग नहीं हो पाई, और इकोनॉमी की, अब गवर्नमेंट तो उसे पॉजिटिव स्पिन दे रही है कि इकोनॉमी इतनी बढ़िया चल पड़ी है कि कोल उतना हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन सच ये है कि ये मिसमैनेजमेंट है। आपको हमेशा मालूम होता है कि आपके पास कितने दिनों का कोल है, आपको ये भी मालूम होता है कि आपको कितना टाइम लगेगा अगर स्टॉक्स गिरने लगते हैं, आपको ये भी मालूम होता है कि इंटरनेशनल कोल प्राइसेस क्या चल रही हैं। चाइना में अगर कोल की एनर्जी क्राइसिस है या दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस चल रही है तो प्राइसेस बढ़ने लग गए। तो आपको मालूम है, ये कोई पहली बार ही नहीं पता चला इंडिया को कि हम 33% इंपोर्ट करते हैं, कि अगर हम 33% इंपोर्ट करते हैं किसी चीज को और उसके दाम 60 से 2000 हो जाए, 200 हो जाएंगे, जैसे सिंह आई थिंक साउथ से जो आता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जो कोल आता है, वो उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अगर प्राइसेस तिगुनी हो जाएंगी तो आप जो 1/3
खरीदते थे उसकी क्या दाम हो जाएंगे, और वो कौन खरीद पाएगा कंट्री में। और तो ये एक तो पहली बात है मिसमैनेजमेंट की। आई थिंक ये सिर्फ बयानबाजी है कि एक आदमी कह रहा है कि नहीं है, वो उस तरीके की बात है। हमने कोल का क्या कहें, ऑक्सीजन का सुना था हमने, तो वही चीज फिर से दोहराई जा रही है। आप आज से 10 दिन बाद, 2 महीना बाद अगर ये समस्या हल हो जाएगी तो ये बोल दिया जाएगा कभी कोल की कभी कोई क्राइसिस थी ही नहीं, ये भी बोल दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उस बयानबाजी में ज्यादा फंसना चाहिए। वो झगड़ा भी नहीं है, आई थिंक ये जस्ट सिचुएशन को एक बयान से दूसरे बयान तक टटोलने वाली बात है। और दिक्कत इसमें वही है कि हमारे यहाँ एक तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम इंपोर्ट करते हैं 33%। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ प्राइस नहीं दी जाती, हम इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं देते हैं। आपको याद होगा जो इन्होंने एक उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना चलाई थी, उदय स्कीम चलाई थी, वो भी यही था कि आप किस तरीके से हम जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज हैं, जो कंपनीज, एक कंपनी एक जगह का पावर बनाता है, थर्मल पावर बनाता है, एक उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो उसकी प्राइस नहीं दे पा रहा, मांग पा रहा है, मैं और आप उसकी प्राइस नहीं दे रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में चली जाती हैं। हर 5-6 साल में होता है। आप पलट के देखेंगे तो यूपीए के टाइम में भी यही होता था, और सब गवर्नमेंट यही करती हैं। वो एक नलका चलता रहता है और वो बाल्टी खाली कर देती हैं थोड़ी थोड़ी देर में, नल नहीं कोई बंद करता, तो वो डेट बढ़ता रहता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। और क्योंकि कोई फिर हर 6 साल के बाद जब वो डेट हो जाता है तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहती है कि अब हम बिजली ना किसी को बेचेंगे ना किसी से खरीदेंगे, तो ना खरीदने की वजह से जो बना रही होती है कंपनी वो उसका बट्टा बैठ जाता है, और ना बेचने की वजह से जिन हमारे जैसे आप जैसे लोग जो खरीद रहे होते हैं उन्हें कम इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, तो वो फिर स्टेट आती है, कहती है कि हम इसको तातातैया करते हैं, सारा पैसा दे देंगे, वोटेवर। तो ये जो अभी का जो न्यूज स्टोरी है वो तो सिर्फ आई थिंक ये है कि इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कोल क्राइसिस से। अगर पैसा ऑब्वियसली ड्यूज है तो वो पैसे होने चाहिए थे ताकि आप इंपोर्ट कर पाते या ऑनवर्ड्स कंपनीज को दे पाते, तो डेफिनेटली उन किसी स्टेट को अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो ड्यूज बना के रखे। लेकिन ये ड्यूज वाली जो दिक्कत है वो वापस कंज्यूमर पे आती है कि लखनऊ, कानपुर, पटना के लोग क्या बिजली का पैसा दे रहे हैं कि नहीं। जब तक वो प्राइसेस नहीं सुधरेंगी ये समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। चलते चलते छोटी सी आखिरी खबर, नोमुरा जापानीज एजेंसी है और उन्होंने आरबीआई को लेकर एक छोटी सी आशंका जाहिर की कि आरबीआई अपने रेट्स में आने वाले समय में परिवर्तन कर सकता है और वो शायद 2022 का पहला क्वार्टर हो सकता है। क्या क्या कहा है नोमुरा ने, उदय जी? देखिए, आरबीआई ने अभी पॉलिसी अपनी जाहिर करी थी और 8 तारीख को, 8 तारीख को, और काफी हद तक उन्होंने वही किया जो ज्यादातर लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब कोविड शुरू हुआ उससे पहले भी आरबीआई का प्रयत्न ये था, खासतौर से जब गवर्नर दास ने संभाला आरबीआई, कि ग्रोथ को बढ़ाया जाए। आरबीआई के पास हमेशा ये एक दुविधा रहती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करें कि ग्रोथ को बढ़ाएं, क्योंकि जो चीजें वो कर सकता है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उससे इन्फ्लेशन भी अक्सर बढ़ जाता है, और जो चीजें वो कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उससे ग्रोथ भी रुक सकती है। तो पिछले 1.5-2 साल में खासतौर से जब कोविड वाला सिनेरियो चल रहा था तो आरबीआई ने कोशिश करी कि अपने इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ाएं, और उसने खूब सारा पैसा मार्केट में डाला ताकि कई लोग जिन्हें एकाएक पैसे की कमी हो गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉकडाउन हो गया, सिर्फ इसलिए जैसे 2 महीना 3 महीना पेमेंट रुक गए, तो उन्हें वो चीज जो है दिक्कत ना हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए जो वो बाद में पे कर पाए या सस्ते में ले पाए। अब जैसे इकोनॉमी सुधर रही है तो आरबीआई ने कहा है कि हम वो पैसा कम करेंगे, जो फालतू का पैसा बैंकों में रखा हुआ है, बैंक जो है वो एक्चुअली आरबीआई में रख देते हैं रिवर्स रिपो के माध्यम से। एक रिपो रेट होता है जिससे आरबीआई पैसा बैंकों को देता है, ये लो 100 रुपया, रिपो रेट है 4 रुपया, यानी आप 4 रुपए मुझे देंगे इस पैसा का ब्याज। रिवर्स रिपो ये होता है कि आरबीआई उनको पैसा देता है कि आप हमारे यहाँ रख सकते हैं, हम आपको 3.5 रुपया दे देंगे इसका। तो ये देखने में आ रहा था कि बहुत सारा पैसा जो 1.5 साल में आरबीआई ने निकाला था समस्या सुलझाने के लिए, वो बैंकों को दिया, बैंकों ने वापस आरबीआई के पास रख दिया।
9.5 लाख करोड़, इतना पैसा सिस्टम में गोल गोल घूम रहा है बैंक और आरबीआई के बीच में। अब ये पैसा जो है किसी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के काम नहीं आ रहा है तो इसका सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि इससे नुकसान हो, प्राइसेस बढ़ जाएं, प्रॉपर्टी प्राइसेस में बबल आ जाए, किसी और एसेट प्राइसेस में बबल आ जाए। अक्सर स्टॉक मार्केट का जो बबल की बात करते हैं उसका एक ये हो सकता है कि सस्ते में पैसा लेके उधर लगा दिया, बढ़ रही हैं प्राइसेस। तो आरबीआई ने करा है कि हम वो पैसा कम कर देंगे, और वो पैसा कम करने का ढंग एक ये हो सकता है कि दिसंबर तक वो रिवर्स रिपो रेट वो बढ़ा दे। तो जब रिवर्स रिपो रेट बढ़ाएगा तो यानी इंसेंटिवाइज करेगा बैंक्स को कि अपने पास जो पैसा है बैंक्स के पास वो आरबीआई के पास रख दे जी। और फरवरी तक वो उम्मीद करी जा रही है कि वो रिपो रेट भी बढ़ा देगा थोड़ा सा। उससे ये होगा कि इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी बढ़ जाएंगे। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट हम आप दे रहे हैं उन पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, थोड़े वो बढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि ग्रोथ की जो मारामारी थी वो शायद अब काफी हद तक सुलझ गई है। मतलब इकोनॉमी को जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन अब वो रास्ते पे आ रही है इकोनॉमी। अगर थर्ड वेव वगैरह नहीं आती है तो अब पटरी पे है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है लगातार 5, 5.5 के ऊपर बना हुआ है, और इन्फ्लेशन एक महीना 5.5, 6, 8, 10% रहे वो बात अलग है। अब 1.5-2 साल से इन्फ्लेशन जो है वो 5-6% के पे बना हुआ है। तो वो धीमे धीमे एक ऐसा पॉइंट आता जा रहा है जब आरबीआई को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, उसके बारे में रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो ये ज्यादातर जो है समझी हुई बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं थोड़े बाई फरवरी या अप्रैल नेक्स्ट ईयर वो थोड़े बढ़ जाएंगे। तो वो गाड़ी का रेट, लोन, कार लोन हो, होम लोन हो, वो थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे अगले साल तक। लेकिन ये जरूरी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये रहा हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में, हम जानना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ललन टॉप देखते रहिए। गुड नाइट।